Hello everyone. In the last class of your solid state, that means in video 3, we were studying the packing efficiency in a unit cell. It means that how much percent of the space is being occupied by the atoms. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डेरिवेशन किया था एंड जिसमें हमने ये देखा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 52.4%। यानी इतना स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल का, एक एटम ऑक्यूपाई करता है, जब एंड एम्प्टी स्पेस जो होता है वो होता है 47.6%। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो टुडे आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिसपे हमें आज डिराइव करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी कितना होता है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमको पहले डिराइव करना है। जैसे ये एक फेस क्यूबिक के एक यूनिट सेल है जिसमें एटम्स जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में एंड एट ईच फेस में। बट मैंने कल जो डेरिवेशन में कहा था कि जैसे जितने कॉर्नर में एटम प्रेजेंट है सबको कंसिडर करके चलना ये मतलब हर जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, एक इस कॉर्नर वाले को कंसिडर किया है एंड एक इस कॉर्नर वाले को। ठीक है, कैसे, जैसे ये फेस है मेरा तो मैंने एक इस कॉर्नर वाले को कंसिडर किया हुआ है, एक यहीं से फेस वाले को और एक इस कॉर्नर वाले को। या फिर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉर्नर, यहाँ फेस और यहाँ कॉर्नर, यानी मुझे डायगोनल चाहिए। मुझे क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आप जैसे उसमें किए थे कि लेट द एज ऑफ क्यूब बी ए एंड एटम का जो रेडियस है वो क्या है, आर है स्फेरिकल शेप में। तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए एंड रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर। अब जनरली मुझे क्या चाहिए, मुझे जो डायगोनल चाहिए ना, ये वाला डायगोनल, ये ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 एटम कंसिडरेशन में। और दूसरी बात, क्यूब है तो यानी इसके हर एज कितना होगा, ए होगा, ए। तो सबसे पहले जैसे सपोज कि एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये वाला पार्ट ये, ठीक, बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू भी ए है एंड बी सी की वैल्यू भी ए है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और ए सी इज इक्वल टू √2a। ये क्लियर। दूसरी बात, ए सी की जो वैल्यू है वो आर के टर्म्स में अगर मैं निकालूं तो ये वाले जो एटम है इसका रेडियस आर, ये वाला एटम का पूरा डायमीटर यानी 2r, और ये वाला जो एटम है इसका रेडियस r, यानी ये r, ये 2r और ये r। ऑल्सो AC इज इक्वल टू 4r, r प्लस 2r प्लस r यानी 4r। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यानी √2a इज इक्वल टू 4r और a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। अब 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 r अपॉन √2, यानी एक √2 और यहाँ का एक √2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू 2√2r। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये ए की वैल्यू, ए और आर के बीच में कंपैरिजन निकालना कि कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि कई जगह क्वेश्चंस ये हमसे पूछा जाता है, कंपटीशन में जैसे पूछता है, बेसिकली एग्जाम्स में तो नहीं पूछते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जैसे क्वेश्चन पूछता है कि रेडियस ऑफ एनी एटम इज गिवन एंड इट इज एफसीसी लेटिस। ठीक है, तो आपको वहाँ पूछेगा एज ऑफ द क्यूब क्या है, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि एफसीसी के केस में ए इज इक्वल टू 2√2r है। जैसे कल एससीसी के केस में क्या था, ए इज इक्वल टू 2r के बराबर था, तो उधर आपको रेडियस दे देता है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एज ऑफ अ क्यूब। तो वही आपको वैसे करना है। नाउ आई एम रबिंग दिस वन
कल मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब एक चीज़ ये मैंने बताइएगा, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स का मैंने कैलकुलेट किया था, आपको बताया था, तो 4 होते हैं। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू कितनी होती है? 4। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी, अब वहाँ चारों एटम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, एससीसी में तो एक होता है तो हमने एक ही लिया था, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इंटू, यहाँ जेड होता है नंबर ऑफ एटम्स, जेड क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यानी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफसीसी के केस में? 4। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, एंड क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम a की जगह 2√2r लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 PF यानी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r का क्यूब, यानी ये पाई की वैल्यू 22/7, a की जगह 2√2r का होल क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू r क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 2√2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8 एंड √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2 यानी 16√2 r क्यूब कैंसिल, 4 4 16, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या? 22/21 इंटू √2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है 74%। 74% यानी इतना जो स्पेस है ये ऑक्यूपाइड होता है, इतना जो स्पेस क्या है वो ऑक्यूपाइड होता है, एंड बाकी का जो स्पेस है वो क्या रहता है? वैकेंट रहता है, यानी 26% इज वैकेंट। तो कभी कभी सिंगल मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, एंड यू हैव टू जस्ट प्रेडिक्ट द वैल्यूज। ओके, so now the next derivation is packing efficiency in body centered cubic unit cell। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बीसीसी वाले का जो डेरिवेशन है वो लिटिल बिट थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लेकिन इजीली बन जाएगा। फर्स्ट लेट मी गिव द हेडिंग, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, एंड बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। ठीक, क्यूब है तो क्यूब का एज क्या होगा? ए। हमको पता है कि इसके सेंटर में एक एटम होता है, पूरा का पूरा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक इस कॉर्नर में एटम मैंने कंसिडर कर लिया, एंड एक इस कॉर्नर में मैंने एटम कंसिडर कर लिया। यानी कहाँ से कहाँ डायगोनल बन रहा है? जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है क्यूब का वो बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। ये कैसे? यहाँ वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, सेंटर में एक एटम और यहाँ वाला एक एटम, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बनना चाहिए। वंस अगेन, यहाँ वाला जो एटम, ठीक, बैक फेस वाला, सेंटर में एक एटम एंड फ्रंट फेस का कॉर्नर वाला एक एटम, आपको उसको कंसिडर करना है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे अगर इसको एक ट्रायंगल बनाना रहेगा तो यहाँ से बेस का भी पता होना चाहिए, ये। ठीक, एजेस जो रहेंगे वो ए ये भी है, ए ये भी है, मुझे ये तो नहीं पता है, यानी यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी मान लिया। ठीक, और इस वाले ट्रायंगल को क्या मान लूँगा? ए सी डी, यानी ये डी मान लूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे इस बेस को कंसिडर करना है, और दूसरी बात, रेडियस ऑफ द एटम क्या रहेगा? आर रहेगा। सो लेट द एज
ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए एंड रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, ट्राइंगल ए बी सी, क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा ट्राइंगल है ना, इसके लिए फिर राइट एंगल बनाने के लिए मुझे बेस भी चाहिए, ठीक। नीचे वाले का बेस की तो वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो एज ऑफ द क्यूब है, उसकी वैल्यू क्या है? ए है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल टू √2a, यानी इसकी वैल्यू आपको आ गई √2a। अब ये भी मालूम है ये a है, ये √2a है, तो आप DC की वैल्यू निकाल सकते हो। सो अगेन इन ट्राइंगल दैट इज ACD, ठीक, तो AC जो हो गया बेस हो गया, AD जो हो गया परपेंडिकुलर, एंड DC क्या हो गया? हाइपोटेनस, यानी DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है? √2a, मैंने अभी यहाँ से निकाला था, तो √2a का स्क्वायर, और जनरली आप AC स्क्वायर की वैल्यू ही रखनी है तो 2a स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a स्क्वायर, और ये कितना है? a स्क्वायर, DC स्क्वायर, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 3a स्क्वायर, और DC इज इक्वल टू √3a। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये r है, ये पूरा का पूरा 2r है, और ये वाला r है, क्योंकि ये डायमीटर कंसिडर करूंगा ना, तो DC की वैल्यू एक और किसके बराबर हो जाएगी? 4r के बराबर। ऑल्सो DC is equal to 4r. So from equation 3 and equation 2, 4r is equal to √3a और a is equal to 4r upon √3, ठीक है। तो ये आपकी BCC लैटिक्स के दौरान a की वैल्यू a और r का कंपैरिजन है कि a जो है इतने r के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि BCC लैटिस है, उसका रेडियस इतना है, तो एज ऑफ द क्यूब क्या होगा, या एज ऑफ द क्यूब आपको दिया गया है तो रेडियस ऑफ द आइटम निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं डेरिवेशन आगे वाले पार्ट में। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? 2 एटम्स होते हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन PF इज इक्वल टू 2 × 4/3 πr³ अपॉन a का क्यूब, यानी 2, यानी z की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 2 × 4/3 × 22/7 × r का क्यूब, और a की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। सो 2 × 4/3 सॉरी 2 × 4 × 22 × r का क्यूब इंटू, अच्छा ये वाला √3 का होल क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3√3, एंड ये 7, और ये वाले 4 का क्यूब हो जाएगा 64, r³ कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल, 2 × 4 8, एंड 8 8 जा ये आ जाएगा, फिर 2 4 जा एंड 2 11 जा, यानी क्या क्या बच गया? 11 और √3, और नीचे 7 × 4। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो होती है 68.02%, यानी BCC के केस में क्या है? इतना स्पेस फुलफिल है। एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा? एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 32% के अप्रॉक्स,
ठीक है नहीं, 32% के अप्रॉक्स एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो SCC के केस में 54%, FCC के केस में 74% एंड इसके केस में 68%, सॉरी SCC के केस में 52%, ठीक 52.4। तो अगर मैं इन पैकिंग फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी FCC की होती है, उसके बाद BCC की होती है एंड उसके बाद SCC की होती है। ये चीज़ याद रखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन में। अगर कई बार आपसे अरेंजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है या 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कैसे होता है, तो यू हैव टू जस्ट अरेंज इन दिस ऑर्डर। सो होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है एंड हाउ टू कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी। सो इसके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली ये जो A एंड R का रिलेशन आ रहा है ये और इम्पॉर्टेंट है। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट। नाउ अगेन वी आर हियर टू कंटिन्यू अवर अनदर टॉपिक दैट इज, कल मैंने आपको बताया था क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल। जिसमें 1 डायमेंशनल में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आपको एक एक्सिस दिख रहा है, जैसे जस्ट सपोज मेरा हाथ आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरा कोई एक्सिस शो नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक लाइन से आइटम अरेंज है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यानी जहाँ आपको 2 एक्सिस विजिबल है। जैसे ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड में आपको एक्स एक्सिस भी दिख रहा है एंड वाई एक्सिस भी दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस भी दिख रहा है एंड वाई एक्सिस भी दिख रहा है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज, मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब 2 डायमेंशनल भी 2 टाइप्स के थे, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। स्क्वायर के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि एटम्स जो है वो लाइन से अरेंज है और इसके नीचे की जो लेयर है, जैसे ये 1 डायमेंशनल हो गया क्योंकि सिर्फ आपको इसमें एक एक्सिस दिख रहा है, और इसके नीचे की जो लेयर है वो एक्जेक्ट इसी की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसका हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों हमने स्क्वायर बोला कि जस्ट कंसिडर, मैंने इसको, इस एटम को कंसिडर किया तो इसके कांटेक्ट में अंदर कितने हैं, 4 हैं, और ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। हेक्सागोनल के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि हेक्सागोनल में ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो 4 एटम्स आपस में मिल रहे हैं, इनके बीच में आप देख सकते हैं वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है। इस वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। इस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, वॉइड्स, ठीक है। फिर जो सेकेंड लेयर आएगा वो क्या कर रहा है, इस वॉइड्स से होकर के जा रहा है। थोड़ा सा मैंने उसको क्या कर दिया, खिसका दिया, ये यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। यानी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं दिख रहे हैं। इसमें जबकि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड सो ऑन क्या है, सेम है। और इसमें जो मान लीजिए थर्ड लेयर है वो भी एज इट इज रहेगा। अब थर्ड लेयर जो है, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या है, सेम है, ये ऐसे, ठीक है। तो इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों, ये जब सपोज ये वाला आइटम है, ये कितने के कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 एंड डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना है, अदरवाइज ये 6 के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे ये वाला भी जो आइटम है ये इसके कांटेक्ट में रहेगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, सॉरी, 1 2 3 4 5, हाँ, जस्ट सपोज कि मैंने इसी को एक्सटेंड कर दिया, ठीक। एंड ये वाला भी जो आइटम है इसके साथ कंसिडर कर लिया ऐसे एक्सेस, ठीक। तो यहाँ पे कितने हैं इस वाले आइटम के साथ, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बना रहा है, ये हेक्सागोन बना रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 क्योंकि 4 आइटम कॉन्टेक्ट में है, और इसके केस में कितना होता है, 6। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं। 2 टाइप्स के का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फर्स्ट लेयर है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा लेयर में ले आया, इसी तरीके से तीसरा लेयर ले आया, फोर्थ लेयर ले आया और सबको अरेंज करता गया। जैसे कि कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉटल केस का या एग का जो ट्रे होता है, ठीक है। जैसे एक्स के जो ट्रे है, अगर सिर्फ मैं एक साइड में जो एक्स को सपोर्ट करने के लिए रखा जाता है, अगर मैं सिर्फ एक साइड में एक्स को रखता जाऊँ तो वो एक्स एक्सिस कहलाएगा।
फिर मैंने उसको इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा एंड परफेक्ट सीरीज ऑर्डर में अरेंज है जैसे इसकी तरह है। कोई भी एग यहाँ वहाँ नहीं होता है, सब एकदम परफेक्ट दिखता है। अब जस्ट सपोज उसी के ऊपर मैंने दूसरा लेयर रख दिया, उसी के ऊपर मैंने तीसरा लेयर रख दिया, उसी के ऊपर फोर्थ लेयर रख दिया, ठीक है। फोर्थ लेयर ट्रे को मैं रखता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं एक्स के ऊपर एक्स नहीं रख रहा हूँ, केवल उस ट्रे को मैं कंसिडर करके, जैसे वो प्लास्टिक की जो ट्रे है पहले मैंने रेड कलर की रख दिए, उसमें सारे एक्स अरेंज कर दिए, फिर उसी के ऊपर ब्लू कलर की ट्रे रख दिया, उसी के ऊपर रेड कलर की रख दिया, तो सारे लेयर क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, एग्जैक्टली इसकी तरह रखा जा रहा है। यानी जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फर्स्ट लेयर, उसी के ऊपर मैंने सेकंड लेयर रख दिया, उसी के ऊपर थर्ड लेयर रख दिया, उसी के ऊपर फोर्थ, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, जो बेसिकली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एंड इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल, मैं 3D लिख देता हूँ, क्लोज पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं। तो पहला है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक, ठीक। जिसमें मैंने आपसे कहा कि उस लेयर के ऊपर लेयर रख रहे हैं, इसमें फिगर बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं कैसे बनाएं। लेयर के ऊपर लेयर आप रखते जा रहे हो, ठीक है, एक लेयर उसके ऊपर दूसरा लेयर। जैसे सपोज कि जैसे एग का ट्रे था ना, या बॉटल की जो बेसिकली बॉटल्स जो होते हैं कवर हुए आते हैं कार्टून्स में, अगर आप उसको ओपन करके देखें तो 2D की तरह अरेंज रहते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे दूसरा लेयर रख दो, फिर तीसरा रख दो, ठीक है। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6। एंड इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ये वाला पैकिंग शो करता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D क्लोज होगी। एग्जाम्पल है आपका ओनली एंड ओनली पोलोनियम। पोलोनियम ही केवल यही वाला क्लोज एफिशिएंसी या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्मेशन करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता है, ठीक। इसमें जो सेकेंड है वो है आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो मैंने अभी आपको यहाँ सेकेंड वाला बताया था, हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक। इसको समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझना है, वो है वॉइड्स, वो है वॉइड्स। वॉइड्स जो होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 टाइप्स के होते हैं। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है वो बता देता हूँ। जैसे जस्ट सपोज ये 3 आइटम्स जो है कॉन्टेक्ट में, ठीक, इसके बीच में जो ये गैप बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में भी सेम डायग्राम आप बना दीजिए, ठीक। एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं वॉइड्स, क्लियर। अब जस्ट सपोज इसके ऊपर मैं एक और एटम ऐसे सर्कुलर वे में फिट कर दूं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो वॉइड है या इसके पीछे रख दूँ या इसके ऊपर रख दूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जस्ट लेट मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए ये एक आइटम है, ठीक है, ये 3 आइटम्स को मैंने अरेंज कर दिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक। इसके बीच में क्या बन रहा है, वॉइड्स। अब जस्ट सपोज कि मैंने इसको इससे क्या करवा दिया, कवर करा दिया, या इसके फ्रंट में कराऊँ या इसके बैक में कराऊँ, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ठीक है। दोनों केस होता है, ठीक है, फ्रंट में भी होता है और बैक में भी होता है, होता दोनों है। ये नहीं है कि आपकी मर्जी है, जब आप इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का लेयर बढ़ाते जाएंगे
जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, एक लेयर, फिर सेकंड लेयर, वो थोड़ा टिल्ट कर दिया, फिर थर्ड लेयर। तो अगर मैं उसी वैसे ही लेयर के ऊपर रखता जाऊँ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके ऊपर अगर रख दूँ तो ये वॉइड्स का जो कवरिंग हो रहा है, या वॉइड जो कवर हो रहा है, टोटल 4 एटम्स की वजह से हो रहा है, 3 एटम पीछे और 1 एटम ऊपर। ऐसे इसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो 4 एटम की वजह से, उसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल का, तो इसी का रिवर्स बनाओ, यानी अब 2 एटम ऊपर कर दिया मैंने, ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए, सॉरी, ठीक। एंड यहां से बनाओ, यानी 3 एटम सीधे थे एंड 3 एटम उल्टे हो गए। अब देखिए ये वॉइड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यहाँ पे 6 एटम्स की वजह से वॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ 4 एटम्स की वजह से हो रहा था, यहाँ 6 की वजह से हो रहा है। इस वजह से हम इसको नाम दे देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे जस्ट सपोज कि जैसे ये 3 एटम्स, ठीक, ये अभी सीधे है जैसे डायग्राम में बना हुआ है। अब मैं इसको अपोजिट कर दूँ और कवर करवा लूँ, तो 6 एटम्स की वजह से क्या बन रहा है, वॉइड्स बन रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये दोनों टाइप्स के वॉइड्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, दोनों टाइप्स के वॉइड्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने ये देखा 2, 3, 4, दूसरा लेयर जो है वो यहाँ से है, तीसरा लेयर वापस यहाँ से है। तो इसको हम बोल देते हैं ए बी, ये वाला लेयर ए, तो ये वाला लेयर बी क्योंकि डिफरेंट है, और ये वाला लेयर ए क्योंकि ए और ए सेम है। तो ये ए बी ए टाइप का क्या कराता है, क्लोज पैकिंग शो करता है। ए बी ए टाइप की क्लोज पैकिंग क्या करता है, शो करता है। तो अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है, ये भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। जैसे पहला है आपका कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड दूसरा होता है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डायग्राम बुक्स में हम समझा सके, सॉरी ऐसे समझा सके। वो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो उसको समझने के लिए हमें 3D स्ट्रक्चर चाहिए रहते हैं, जो आप टेक्स्ट बुक से थोड़ा ट्राई करिएगा समझने के लिए। पहला है ए बी ए टाइप। अच्छा, पहला है आपका, सॉरी, इसमें जो फर्स्ट है वो है ए बी टाइप, ए बी टाइप। यानी जैसे मैंने आपसे ये वाला कहा, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर जो सेकंड लेयर है वो यहाँ से जाएगा 1। एक्चुअली इस डायग्राम को समझने के लिए ना, सारे एटम्स के जो शेप होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी ये डायग्राम परफेक्ट बनता है। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। 1 3 4, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये 3 एटम्स की वजह से बन रहे हैं। नेक्स्ट लेयर भी कैसा होगा, ए टाइप का होगा, यानी फर्स्ट लेयर टाइप का होगा। 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया 2 डायमेंशनल। अब इसी का एग्जैक्ट एक और लेयर मैंने निकाल के इसके ऊपर रख दिया, इसी का एग्जैक्ट एक और लेयर एग्जैक्टली सेम इसी की तरह मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। इसी के ऊपर रख दूंगा ए बी टाइप के, जैसे ये जैसे चल रहा है, फिर बी। अच्छा, बी लाने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर दूँ, यानी जो इसका लेयर मैंने ऐसे निकाला, मान लीजिए जस्ट सपोज कि इसको निकाला है, थोड़ा सा फॉरवर्ड और मूव करके मैंने इसके वॉइड्स को कवर अप करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा तो ये आ जाएगा, फर्दर ये आ जाएगा, फर्दर ये आ जाएगा, फर्दर ये आ जाएगा, एंड फर्दर ऐसे आ जाएगा, ठीक। इसमें भी ये वाला जो लेयर है थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं पूरा तो नहीं बनाऊँगा, थोड़ा सा ही बनाऊँगा। चलिए, अब जब मैं इस लेयर को कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाले को, आप थोड़ा समझिएगा, इस वाला, ये वाला एंड ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 4 एटम्स की वजह से वॉइड्स बन रहे हैं,
इसको हम बोल देते हैं कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो रहा है? कवर अप हो रहा है। और जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट सपोज थोड़ा सा इसको मैं कवर अप कर देता हूँ, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो रहा है? कवर अप नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है 6 एटम्स की वजह से, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे दोनों वॉइड्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा वन सेकेंड, कि जो लेयर बना है, ये नीचे वाला जो लेयर है वो ए लेयर है। अभी तक 2 डायमेंशनल हम क्या पढ़ रहे थे? ए बी ए। अब वैसे नहीं, ये ए लेयर है, थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव कर दिया तो बी लेयर हो गया, वापस इसी को रख दिया ए लेयर, वापस इसको रख दिया बी लेयर, ऐसे ए बी, ठीक है। समझने के लिए ए थोड़ा सा आगे कर दिया, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। एंड कितने वर्ड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं? 2 वर्ड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस में टोटल n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसमें n नंबर ऑफ ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जनरेट होंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको क्रिस्टल लैटिक्स का पूछ लेता है कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इतने हैं, SCP लैटिक्स है या FCC लैटिक्स है, उसका न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे बाद में। if in a crystal lattice total number of atoms is n, then ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो भी n के बराबर ही होंगे, ये दोनों बराबर रहेंगे। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2n के बराबर होंगे। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के टॉइस होते हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल था ये था टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हमें कवर अप करना था, जो ये 2 लेयर हमने पढ़े, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर, ठीक है। ये हमको चल रहा है। अब किसी केस में ये ऊपर रहेगा तो किसी केस में नीचे रहेगा, जरूरी नहीं कि इसमें हम कवर अप करना है। जो दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट आता है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर अप कर रहे हैं और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर अप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसमें 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कहने का मतलब यह है कि अब ए बी टाइप करना मिल करके हमें ए बी सी टाइप का लेयर मिलेगा। यानी ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर थोड़ा सा और आगे आ गया, उसने कवर अप करना है, अलग से बन रहा है, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर और फिर सी लेयर थोड़ा सा आगे चले गया, तो वो उस प्रकार से कवर अप करता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जब कवर अप करते हैं तो इसके जो ये जो बनाता है वो बनाता है, अच्छा हाँ एक चीज़ और, सॉरी, इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने किया ए बी टाइप का, ए बी टाइप वाला जो अभी हमने समझा, जिसमें मैंने आपको ये वॉइड्स के बारे में बताया, ये हमेशा बॉडी क्यूबिक सेंटर होता है। ये हमेशा क्या होता है? बॉडी क्यूबिक सेंटर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर अप करते हो ए बी सी में, तो ये हमेशा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो करता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी SCP शो करेगा। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके जिंक है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, जिंक, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, कैडमियम, ये एलिमेंट्स जो हैं ये आपका कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाला यानी ये शो करता है। नेक्स्ट है वो है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये आपका जो है हमेशा FCC बनाता है, ये आपका हमेशा FCC बनाएगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है कॉपर है,
सिल्वर है, गोल्ड है, कैल्शियम है एंड स्ट्रॉन्टियम है। कैल्शियम है और स्ट्रॉन्टियम है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, आपको सिर्फ इसका एग्जाम्पल याद रखना है एंड समझने के लिए, ठीक है। एंड जिससे पहले वाला मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें एक लेयर के ऊपर एक लेयर ए बी टाइप का जो बनाया हुआ था मैंने, उसमें अगर जो वर्ड्स का जनरेशन है, अगर कहीं टी लिखा है तो टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और अगर ओ लिखा है तो उसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सो वंस अगेन लेट रिवाइज। पैकिंग, क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 1 डायमेंशनल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ठीक। फिर दूसरा जो होता है वो 2 डायमेंशनल जिसमें एक हमने 2 प्रकार के पढ़े, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 होता है। थर्ड जो हमने पढ़ा वो था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वो भी जो होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो जो हमने पढ़ा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या करता है हमको ये इस प्रकार की क्लोज पैकिंग दिखाता है, वो है पोलोनियम। फिर था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक में होता है ए बी लेयर कि आप एक के ऊपर एक ऐसे रखते जा रहे हो, ठीक है। फिर थर्ड जो आता है दूसरा जो होता है उसमें ए बी सी होता है एंड मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी क्यूबिक सेंटर का मैंने आपको बताया था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। एससीपी का और एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका ये होता है 12। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है। हमें डेंसिटी बतानी है कि किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी होती है। उससे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स याद होने चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, फेस सेंटर में कितना होता है एंड बॉडी सेंटर में कितना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। इसमें डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला याद करना है एंड एक्चुअली डेंसिटी इज इक्वल टू होता है Z इंटू मास अपॉन A क्यूब इंटू NA, जहाँ पे Z होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स, जैसे 1 2 4 हमको यही वैल्यू मालूम है। A जो होता है वो आपका एज ऑफ क्यूब होता है, एज ऑफ क्यूब। Na जो होता है वो होता है एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एंड M जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम जो आपको दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम। अच्छा, A क्यूब क्या दिखाता है, वॉल्यूम, ठीक है। M अपॉन Na दिखाता है कितना मास हो जाएगा, है ना, कितना मास कहलाएगा, मास ऑफ एन एटम, और Z दिखाएगा कि कितने एटम्स है तो उतना मास हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं डिक्टेट कर रहा हूँ एंड वैल्यूज में उसमें लिखता जाऊंगा। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg पर मोल, ठीक है। मोलर मास सॉल्यूशन, मोलर मास यानी आपको m दिया गया है 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल, ठीक। forms a cubic unit cell with age 405 picometer, cubic unit cell with age 405 पिकोमीटर। आपको पता होगा कि 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, यानी इसको लिख सकता हूँ 405 इंटू 10⁻⁻12 और आई कैन राइट 4.05 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻3, अगर इसकी डेंसिटी जो है वो है 2.7 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, यानी आपको Z की वैल्यू निकालनी है। देखो Na कांस्टेंट है, M की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है, D की दी गई है, तो आपको निकालना क्या है, Z। तो Z इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अगर मुझे निकालना है तो ये डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, D इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन
m हो जाएगा। बस आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस कर देनी है, यानी z इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है 2.7 इंटू 10⁻³ a की वैल्यू कितनी है 4.05 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। na की वैल्यू तो सबको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड मास है 2.7 इंटू 10⁻²। 2.7 कैंसर, ठीक है। तो ये 10 का क्यूब इंटू 4.05 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब करूंगा तो -30 आ जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻², ठीक। सबसे पहले तो मुझे साइंटिफिक नोटेशंस वाले वैल्यू को हटाना है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो z इज इक्वल टू 4.05 इंटू 10⁻³ अगर मान लीजिए 4.05 को अप्रॉक्सीमेटली मैं 4 मान लेता हूँ तो ये 64 आएगा 4 का क्यूब, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 64.5 समथिंग आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64.5 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻², ठीक है। तो 3 + 2 + 23 पावर क्या होता है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर में हमने पढ़ा है कि अगर एक्सपोनेंट सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में तो 3 + 2 5, 5 + 23 28, तो 10⁻28 इंटू 6.022 अपॉन में बचा ही नहीं कुछ। ये 10⁻⁻² हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये डेसिमल वैल्यू को अभी कुछ देर के लिए इग्नोर कर दूँ तो 64 इंटू 6 अगर मैं करूँ तो कितना आता है, ये आता है 38.4 के बराबर। एंड ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 39 ही आएगा। एंड वेट अ सेकेंड, सॉरी 64 इंटू 6 करूँ तो इट आएगा 384, ठीक है 384, यानी अप्रॉक्सीमेटली 390 के बराबर मान सकता हूँ। मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको वहाँ प्रॉपर कैलकुलेशन करना रहेगा। तो z इज इक्वल टू, इसको अब हटाने के लिए मैं 3.9 कर दूंगा, यानी जो अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर आ रहा है। 3.9 जो है 4 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो यूनिट सेल कौन सा हो गया, अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, तो 4 एटम कौन से यूनिट सेल में होते हैं FCC में। तो आपका आंसर आ गया कि यूनिट सेल कौन सा है फेस क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल है, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द टॉपिक इन दिस वे, ठीक है। सो गाइस, टुमारो आल्सो वी विल डू द अदर न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है। जो इसमें हम एक ये बेसिकली एक ही टाइप के इसमें न्यूमेरिकल्स आते ज़्यादा नहीं आते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स वाले थे वो हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे, कैसे किसी भी एटम्स को हम लोग जान सकते हैं कि एटम कौन सा है या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा होगा, वो हमको जानना रहेगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिस, यानी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आता है कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ परफेक्ट है तो नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने 100x ली है, तो 100x में या 100 एप्पल्स में ज़रूरी तो नहीं है कि सारे अच्छे हों, 2 या 3 डिफेक्टिव आते ही आते हैं, तो हमको वो स्टडी करना है। सो फॉर डैट I will continue from tomorrow and you have to watch my video regularly for understanding the topic, and hope you all are liking the way of my study. So please like my video, subscribe it and also share with your friends as much as possible. Thank you.